Hello and very good morning to everyone. As you all know, I am here to teach you social science of class 7th, and today I am going to continue chapter number 13, the foundation of the Mughal Empire and its rise. In our last two classes we had studied about Babur, Humayun, Sher Shah Suri, administration of Sher Shah, Akbar, battle of Haldi Ghati, the Rajput policy of Akbar and the religious policy of Akbar. And in today's class I am going to continue with Akbar's administrative policy. Akbar's administrative policy. Akbar's administrative policy was not a new one. Akbar had followed and improved upon most of the policies of Turk Afghan, especially Sher Shah. अब अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है वो बिल्कुल भी नई नहीं थी. उसने बेसिकली किया क्या था कि जो तुर्क अफगान्स थे या स्पेशली जो शेर शाह था, तो उसकी पॉलिसीज़ को इन्होंने क्या किया था, फॉलो किया था और उनमें ही कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिए थे. द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सूबास एंड सूबास इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. अब जैसे हमारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है और डिस्ट्रिक्ट तहसील्स में डिवाइड है, वैसे ही अकबर का जो एम्पायर था वो सूबास में डिवाइड था और सूबास अगेन डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड थे. सूबेदार्स, दीवान, हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ चार्ज फाइनेंस, काजी, ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ जुडिशरी, फौजदार, आर्मी ऑफिसर, कोतवाल एट्सेट्रा वर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स. अब इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ऑफिसर्स भी थे, जैसे सूबेदार थे, दीवान थे जो फाइनेंस के हाईएस्ट इंचार्ज थे, काजी थे जो जुडिशरी सिस्टम के हाईएस्ट इंचार्ज थे, और जो फौजदार थे वो आर्मी ऑफिसर्स थे, कोतवाल थे. तो ये इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स थे अकबर के. The land reforms that took place in Akbar's regime are also very significant and its credit goes to his दीवान टोडरमल. अब अकबर के राज्य में लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन करके रखा था, मतलब भूमि सुधार बहुत अच्छे से उन्होंने करके रखा था, और इसका जो पूरा क्रेडिट है वो दीवान टोडरमल को जाता है. ही गॉट द एंटायर लैंड मेजर एंड फिक्स द रेवेन्यू एज पर द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. तो दीवान टोडरमल ने क्या किया था कि पूरी लैंड का अच्छे से मेजरमेंट लेके रखा था, और इस लैंड पर जो लगान लगता था वो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड के आधार पर लगता था, मतलब कि जितनी भी उपज होती थी उस फसल की उसके हिसाब से लगता था. देयर वर टू मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट. अब दो सोर्सेज थे कि राज्य को कहाँ से इनकम आएगी. वन वॉज रेवेन्यू फ्रॉम लैंड एंड अदर वॉज टैक्सेस ऑन ट्रेड. एक तो जो लैंड पर रेवेन्यू लगता था, मतलब लगान लगता था, और दूसरा जो बिजनेस ट्रेड पर टैक्स लगता था. ऑक्यूपेशंस लाइक वीविंग, डाइंग, handicrafts, embroidery, production of war material, paper making, making metallic utensils, etc. and cotton industries were well developed. अब ये सारी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डेवलप थी. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर, खेती मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का. द अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस वर फिशिंग. इसके अलावा लोग फिशिंग करते थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, लिकर एंड ओपियम. और इसके बाद में ये लोग फिशिंग करते थे और नमक बनाते थे. अफीम और शराब भी बनाने का बिजनेस तब चलता था. अकबर्स मनसबदारी सिस्टम. अब अकबर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम लागू करके रखा था अपने राज्य में, वो मनसबदारी सिस्टम है. अकबर वॉज एन इम्पेरियलिस्ट, देयरफॉर ही गेव स्ट्रेस टू मेंटेन अ वेल डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज मिलिट्री सिस्टम. अब अकबर जो हैं वो साम्राज्यवादी थे, मतलब कि वो अपने राज्य को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से आर्मी को ऑर्गेनाइज और मेंटेन करके रखा था. ही इम्प्रूव द सीक्रेट सर्विस एजेंसी एंड पोस्टल सिस्टम. अब उन्होंने जो गुप्तचर वाली व्यवस्था थी वो, और पोस्टल सिस्टम मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जो लेटर द्वारा कम्युनिकेशन होता है, उस सिस्टम को इन्होंने इम्प्रूव करके रखा था. टेकिंग into account the military nature of the Mughal Empire, the administrative system was also established on military level. तो इनका मिलिट्री सिस्टम तो इम्प्रूव्ड था ही, लेकिन जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी मिलिट्री लेवल का ही एस्टेब्लिश था. द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर नाउ गिवन मिलिट्री पोस्ट और रैंक which was called मनसब एंड द पर्सन होल्डिंग द रैंक वॉज नोन एज मनसबदार. तो जो भी उनके ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जो राज्य में ऑफिसर थे, उनको मिलिट्री पोस्ट्स दे के रखी थी या मिलिट्री रैंक दी थी, और इन लोगों की जो रैंक है वो कहलाती थी मनसब.
और जो लोग इन पोस्ट को होल्ड करते थे वो लोग मनसबदार कहलाते थे। ईच मनसबदार वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बिग और स्मॉल एज पर द नंबर ऑफ सोल्जर्स अंडर हिम। और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन मनसबदार छोटा है या कौन बड़ा है? तो जिसके अंडर में जितने ज़्यादा सोल्जर्स होते थे तो वो बड़ा होता था, और कम सोल्जर्स उनके अंडर में होते थे तो वो छोटा मनसबदार होता था। It ranged between 1,000 to 50,000 soldiers and the emperor could use their armies as per his wish। और जो मनसबदार की जो मनसब होते थे वो 1,000 से लेके 50,000 तक उनकी रेंज होती थी, मतलब कि 1,000 से लेके 50,000 के बीच में ये होते थे। और जो किंग था वो उसकी अपनी इच्छा के हिसाब से इन आर्मीज़ को यूज़ कर सकता था। Some Mansabdars were assigned land called Jagirs to maintain the army, whereas some were paid cash। और कुछ मनसबदार को लैंड दी गई थी, मतलब जागीर्स दी गई थी कि वो अपनी आर्मी के खर्चे को मेंटेन करें, और कुछ मनसबदार्स को कैश दिया जाता था उनकी आर्मी के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब कला और साहित्य में क्या प्रोग्रेस थी? आर्ट एंड लिटरेचर प्रोग्रेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पर कला और साहित्य में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी। रिनोन्ड पोएट्स एंड लर्न पर्सन ड्यूरिंग हिज रेजिम वर। और उनके टाइम पे बहुत सारे बहुत फेमस पोएट्स थे और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जैसे अब्दुल रहीम खान, रस खान, अब्दुल फजल, फैज़ी, सूरदास, तुलसीदास एंड केशव दास। ये लोग अकबर के ही टाइम पर थे। अकबर ऑल्सो पैट्रोनाइज म्यूज़िक एंड पेंटिंग। अकबर ने पेंटिंग और म्यूज़िक को भी काफ़ी सपोर्ट किया था। पेंटर्स वर इन्वाइटेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। विदेशों से पेंटर्स को इंडिया में इन्वाइट किया जाता था। इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग सिंथेसाइज ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल बिगिन। और पेंटिंग की अगर हम बात करें तो इंडियन और पर्शियन स्टाइल का जो मिक्स फॉर्म है वो भी शुरू हो गया था। आर्किटेक्चर। The architecture during the time of Akbar was mixture of Persian and Iranian style। आर्किटेक्चर मतलब कि वास्तुकला। तो अकबर के टाइम पर जो आर्किटेक्चर था वो पर्शियन और ईरानियन स्टाइल का मिक्स था। ही बिल्ड द फोर्ट्स ऑफ इलाहाबाद। अब इन्होंने क्या क्या बनवाया? उन्होंने इलाहाबाद के फोर्ट्स बनवाए, आगरा एंड लाहौर के भी फोर्ट्स बनवाए, और अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी बनवाया। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनवाई, जिनमें से इम्पॉर्टेंट है दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधा भाई पैलेस, पैलेस ऑफ बीरबल, जामा मस्जिद, द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती एंड बुलंद दरवाज़ा। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। अकबर गेव पैट्रोनेज टू पोएट्स, राइटर्स, प्लानर्स, म्यूजिशियन एट्सेट्रा। अब अकबर पोएट्स, राइटर्स, प्लानर्स, म्यूजिशियंस को बहुत सपोर्ट करते थे। अकबर्स कोर्ट कुड बोस्ट ऑफ हाईली क्वालिफाइड आर्टिस्ट। और अकबर के कोर्ट में, राज्य में बहुत क्वालिफाइड आर्टिस्ट थे। इट इज़ बिलीव दैट दी फॉलोइंग वर दी मेन जेम्स ऑफ द अकबर्स कोर्ट। और कुछ जेम्स थे अकबर के कोर्ट में, या हम हिंदी में कहते हैं कि नवरत्न थे। तो एक पहले थे अब्दुल फजल, जो स्कॉलर एंड एडवाइज़र थे, मतलब उनको एडवाइस करते थे। राजा मान सिंह एक्सपीरियंस जनरल, उनके सेनापति थे। राजा टोडरमल फेमस लैंड रिफॉर्मर, मतलब इनको राजा टोडरमल को लैंड का बहुत अच्छा नॉलेज था। तानसेन म्यूजिशियन सिंगर, तानसेन सिंगर थे। बीरबल वाइज एंड विटी एडवाइज़र, बीरबल के बारे में हम सब जानते हैं। हकीम हुक्कम द रॉयल फिजिशियन, ये इनके यहाँ फिजिशियन थे या वी कैन से डॉक्टर थे। अब्दुल रहीम खाना इनके यहाँ पोएट थे, कवि थे। फैज़ी पोएट एंड फिलोसफर, कवि भी थे और फिलोसफर, मतलब कि बहुत अच्छे से सोच सकते थे। मुल्ला दो प्यासा पोएट एंड विटी पर्सन, अगेन ये पोएट भी थे और बीरबल जैसे बुद्धिमान थे। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू एंजॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल